Yes, ma'am. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू क्लास। Hello, ma'am. तो हम सभी क्या पढ़ रहे हैं? हम सभी ने हिस्ट्री स्टार्ट किया है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। तो लास्ट हमारा जो चैप्टर है, इसमें हम क्या पढ़ रहे थे? ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू आवर 1000 ईयर्स। हम क्या पढ़ रहे थे? तो हमारे जो मेडिवल पीरियड है, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जो हमारी हिस्ट्री है, तो थ्री पार्ट्स कौन कौन से हैं हमने पढ़ा था। मैं आपको बताया था हमारी फर्स्ट जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री, जिसके बारे में हम 6 क्लास में पढ़ चुके हैं। सेकंड जो है हमारी मेडिवल हिस्ट्री, जो कि जिसका टाइम पीरियड सबसे लंबा है। तो मेडिवल हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ रहे हैं 7th क्लास में। उसके बाद कौन सी आती है? मॉडर्न के बारे में हम 8th क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी हम मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। मेडिकल हिस्ट्री में आपको 2 पार्ट में डिवाइड है। जो मेडिवल हिस्ट्री है ना, मैंने आपको बताया था 700 से लेके और 1750 तक का जो टाइम पीरियड है, इसे हम मेडिवल पीरियड के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो फर्स्ट होता है अर्ली मेडिवल पीरियड, एंड जो सेकंड होता है वो होता है लेटर मेडिवल पीरियड। अब जो अर्ली मेडिवल पीरियड है, इसमें हम राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। ये भी आपको फर्स्ट चैप्टर में नहीं बताना है, जब हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी अर्ली मेडिवल पीरियड एंड लेटर मेडिवल पीरियड ये दोनों क्यों बांटा गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब अपनी आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो हमें आज न्यू टॉपिक पढ़ना था, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, टर्मिनोलॉजीज क्या होता है? शब्द। कुछ ऐसे शब्द थे जो पहले किसी और टाइप से बोले जाते थे, आज के टाइम पे वो वर्ड्स, उनकी मीनिंग सब कुछ चेंज हो गया है। तो हम आज क्या पढ़ेंगे? न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। बिफोर मूविंग दिस टॉपिक, सबसे हम रिवाइज कर लेते हैं अपना पिछला जो हमने पढ़ा था। हमारा जो टाइटल है ये क्या है? ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। हम क्या पढ़ रहे हैं? मतलब इन 1000 सालों में जो जो चेंजेस हुए। जैसे अगर हम 6 लाख का एग्जाम्पल ले लें, तो 6 लाख का जब हम पढ़ रहे थे ना, तो बहुत सारे चेंजेस आए थे। जैसे आपने इंडस सिविलाइजेशन पढ़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता आई थी, फिर उसका डिक्लाइन हो गया था। फिर आगे हमने गुप्त वंश हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था, और इसके अलावा हमने गौतम बुद्ध और महावीर के बारे में पढ़ा था। तो टाइम टू टाइम क्या हुआ था? पहले जातियों में विभाजित थे, फिर महाजनपद आए, जनपद आए। तो हमने उसमें भी देखा था काफी सारे चेंजेस आए थे। अब जो ये हमारा जो ये चैप्टर है ना, इसमें मैंने आपको बताया था ओवरव्यू दिया है पूरी बुक का। जो आप पूरी बुक में पढ़ने वाले हैं, उसको एक शॉर्ट नोट में इस चैप्टर में दे दिया है। तो इसमें हमने क्या, सबसे पहले एक मैप देखा था। ये मैप किसने बनाया है? अल इदरीसी ने। याद है या भूल गए? ये मैप अल इदरीसी। तो ये जो अल इदरीसी ने ओनली इंडिया का मैप नहीं बनाया था बेटा, ये पूरा वर्ल्ड मैप है। उसमें से हमें केवल इंडिया दिखाया गया है ये। ठीक है, ये इसने वर्ल्ड मैप तैयार किया था। अब ये क्यों तैयार किया था, उसके पीछे एक रीजन था। ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, वॉयज के लिए। वॉयज मैंने आपको बताया था समुद्र यात्रा। तो ये इसने इसलिए ड्रॉ किया था कि समुद्र की यात्रा की जा सके और पता लगाया जा सके कि कौन से देश कहाँ बसे हैं। ठीक है, तो उसने जो मैप ड्रॉ किया था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये इसमें एक चीज तो हमें दिख रही है कि ये उल्टा है। तो हम सोच रहे होंगे ये उल्टा है तो हमारे लिए कैसे यूजफुल है, लेकिन ये केवल मैप उल्टा है। और मैंने आपको इसका रीजन भी बताया था कि इसने उल्टा क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि हो सकता है वो अपोजिट डायरेक्शन से आया हो। लेकिन जो इसने जगह बनाई है, ये सारी करेक्ट है। ठीक है, इसने मैप जैसा रिप्रेजेंट किया है, उल्टा रिप्रेजेंट किया है, और इसलिए हमें श्रीलंका पे दिख रहे हैं यहाँ। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, कब बनाया गया था? 1154 क्रिस्ट एरा में। ठीक है, 12th सेंचुरी में बनाया गया था ये। इसके बाद हमने एक देखा था मैप सेकंड। तो जो हमारा जो सेकंड मैप था, ये दिख रहा है सभी को? ये हमारा बना था 16th सेंचुरी में, और इसको किसने बनाया था? एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने। तो लास्ट क्लास में हमने कार्टोग्राफर के बारे में डिस्कस किया था।
कार्टोग्राफर कौन होता है? ये श्रेया आप बताइए। वो इस Ma'am, the person who designs a map. यस, ए पर्सन हु डिजाइन्स अ मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफर। ये जो हमारा सेकंड मैप है ना, ये आज की तरह ही है, मतलब सेम आज की तरह, ये जैसे आज का हमारा मैप दिखता है, ये बिल्कुल उसी तरह दिखता है ये भी। इसमें देखिए श्रीलंका जो है ये बॉटम पे है अब, और ये सारी चीजें जो है वो सही सही जगह पर है। अब आप एक चीज और, जो हमारा फर्स्ट मैप जो बनाया गया था, मतलब लगभग इतने सालों का बीच में टाइम पड़ा, किसी और ने ट्राई क्यों नहीं किया? ऐसी क्या बात थी? तो ऐसा इसलिए था क्योंकि जो उसमें जो अली इदरीसी ने जो मैप बनाया था काफी यूजफुल था, और उसके बाद जो आगे आए लोग उन्होंने काफी रिसर्च करी, बट वो लोग रेडी नहीं कर पाए, तैयार नहीं कर पाए। तो इसलिए काफी सेंचुरीज तक, लगभग 3 शताब्दियों तक वही वाला मैप यूज किया जाता रहा, और उसके बाद हमारा ये वाला मैप आया। ठीक है, ये वाला मैप जो है किसने बनाया था? एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था। देखिए ये वाला मैप, इसको किसने बनाया है? गुलिवंस डी इल्सले। ठीक है, गुलिवंस डी इल्सले। अब हमने इस मैप की एक और क्वालिटी पढ़ी थी। फर्स्ट वाला जो मैप है ये अरब भाषा में लिखा गया था, क्योंकि अली इदरीसी कहाँ से आया था? अरब से। और जो हमारा जो सेकंड है ना, इसमें जो सेकंड वाला मैप है, इसमें सारी चीजें फ्रेंच भाषा में लिखी गई है, क्योंकि ये वाला जो कार्टोग्राफर है ये कहाँ से आया था? फ्रांस से। ठीक है, तो इतना हम पढ़ चुके हैं। अब हम आज क्या करेंगे? हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज। सबसे पहले ये रीड करते हैं दोनों मैप के बारे में क्या दिया है। इक्वली इम्पोर्टेंट इज द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफर्ड इन 2 पीरियड्स। तो जैसा कि हमने देखा, हम अगर इन दोनों कार्टोग्राफी के बारे में बात करें, जो मानचित्र हैं दोनों मैप हैं, इनके बारे में अगर बात करें तो दोनों में काफी डिफरेंसेस है। तो अब एक चीज हमारे माइंड में और आती है कि जिसने मैप बनाया वो तो आज के टाइम पे जिंदा नहीं है, तो हमारे तक ये नॉलेज कैसे पहुंचाई जा रही है? जो मैप बनाने वाला था उसने अपना मैप ड्रॉ करके रख दिया होगा, हमारे पास आज ये सारी चीजें कहाँ से पहुंचाई जा रही है? तो ये हम जो हमारा जो इससे अगला टॉपिक आएगा ना, जितने भी हिस्टोरियन है, जितने भी इतिहासकार हैं, वो हिस्ट्री लिखते हैं और पुरानी चीजों से हेल्प लेते हैं। जैसे आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, अगर आप गुप्त वंश के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें बताया होगा कि वो एक पिलर लगवाते थे या प्रशस्तियां करवाते थे। ठीक है, इंस्क्रिप्शन वगैरह करवाते थे, जिनमें वो क्या लिखवाते थे? अपनी उपलब्धियां, अपनी अचीवमेंट्स, उन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयां जीती, ये सारी चीजें मेंशन करवाते थे। तो वो जो पिलर्स है, इंस्क्रिप्शन है, इसके अलावा पॉइंट्स भी होते हैं जो उन्होंने अपने टाइम में प्रिंट करवाए थे। तो इन सभी से हमारे जो हिस्टोरियन है वो हेल्प लेते हैं, ये सारी चीजों की हेल्प से उन्होंने हिस्ट्री लिखी है। ठीक है, और एक चीज और आती है, इन्हें काफी ज्यादा मतलब काफी ज्यादा इन्हें डिफिकल्टीज होती होगी, क्योंकि काफी बार तो ऐसा होता होगा इन्हें लैंग्वेज नहीं समझ आती होगी। दूसरा, पहले के टाइम पे कोई प्रिंटिंग मशीन तो थी नहीं कि एज इट इज टाइप कर दिया गए। पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे? हाथों से लिखते थे, मैनुअली बुक लिखी जाती थी, तो उसको देख करके उसकी कॉपी करके हमारे तक पहुंचाया गया। तो हो सकता है कुछ चीजें छूट गई हो, बट हमारे पास जो हिस्ट्री आई है वो भी काफी इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने कैसे, कितनी मेहनत करके हमारे तक ये बातें पहुंचाई हैं। ठीक है, जैसे अब हमने 2 मैप्स की बात कर ली, इनमें काफी डिफरेंसेस हैं। When historians read document, map and text from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds. अब जब भी हिस्टोरियन यानी इतिहासकार जो हिस्ट्री लिखता है उसे हम क्या बोलते हैं? हिस्टोरियन। हिस्टोरियन ए पर्सन हु राइट अ हिस्ट्री। तो हिस्टोरियन कौन होता है? जो हिस्ट्री लिखता है। तो जब ये हिस्ट्री लिखते थे तो डॉक्यूमेंट को पढ़ते समय, मैप देखते समय, टेक्स्ट पढ़ते समय, पुराने वाले, इनको बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है। मैंने आपको बताया था सावधानी क्यों रखनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं वो इन्हें समझ नहीं आती होंगी, कुछ ऐसी हैं जिन्हें पहले के टाइम पे कुछ और कहा जाता होगा, कुछ और समझा जाता होगा, आज के टाइम पे वो चेंज हो गया है। ठीक है, इन विच इन्फॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वाज प्रोड्यूस। तो जिनसे भी हमें पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इंस्क्रिप्शन के थ्रू, पॉइंट्स के थ्रू, तो जिनसे भी हिस्टोरियन को सोर्सेज मिलते हैं, उन सभी चीजों को रीड करने के लिए क्या होना पड़ता है? सेंसिटिव होना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा गंभीर रूप से
सोचना पड़ता है उसके बारे में। ठीक है, अब हमारा आज का जो टॉपिक है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, हमें पढ़ना है नए और पुराने शब्द। अब ऐसा नहीं है कि पुराने वाले जो शब्द थे उनके बारे में पढ़ना है, नए वाले शब्दों के बारे में पढ़ना है, ऐसा नहीं है। हमें क्या रीड करना है कि जो पुराने वाले शब्द थे आज के टाइम पे वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, जो पुराने उन्हें कुछ पुराने टाइम पे यानी पास्ट में उन्हें कुछ और कहा जाता था और आज के टाइम पे उन्हें कुछ और कहा जाता है। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। जैसा कि टाइटल से हमें समझ आ गया है, नए और पुराने शब्दकोश, वोकैबुलरी जिसे हम कहते हैं ना, तो इसे क्या कहा गया है यहाँ पर, टर्मिनोलॉजी यानी शब्द। इफ द कंटेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंज विद टाइम, तो मैंने आपको बताया था कि जो जानकारी है वो समय के साथ साथ बदलती रहती है। व्हाट अबाउट लैंग्वेज, जो नॉलेज है उसमें भी चेंजेस आते हैं, मतलब जो जानकारियां हैं उसमें चेंज आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर इतिहासकार जो है लिखता है, दूसरा जब उसकी कॉपी करता है तो कुछ चीजें नहीं समझ पाता होगा, जब तीसरा उसी की कॉपी करता है उसको भी कुछ और चीजें नहीं समझ आती होंगी, तो इससे क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जो है वो बदलती जाती है। ठीक है, तो लैंग्वेज के साथ क्या होता है, व्हाट अबाउट लैंग्वेज, व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स, तो भाषा के साथ और अर्थों के साथ क्या होता है, वो भी तो बदलते हैं समय के साथ। Historical records exist in a variety of language which have changed considerably over the years. अब हमारे पास जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, जो हमारे पास काफी सारे इतिहास के जो स्रोत रखे हैं, जिनसे भी मतलब हम हिस्ट्री जानते हैं, जितने भी हमारे पास एग्जिस्ट हैं, अभी उपस्थित हैं आज के टाइम पे, तो इनमें भाषाएं जो है उनकी काफी वैरायटी पाई जाती है, बहुत सारी भाषाएं पाई जाती है। ठीक है, जिनमें चेंज होता गया है, लगातार चेंज होता गया है। अब अगर हम एग्जांपल ले लें मेडिवल पर्सियन, अगर हम मध्यकालीन फारसी या फारसी भाषा, फारस की जो भाषा होती है उसे हम फारसी कहते हैं, तो अगर हम मेडिवल टाइम की पर्सियन लैंग्वेज की बात करें तो ये आज की यानी मॉडर्न पर्सियन से काफी डिफरेंट है। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकैबुलरी, तो जो चेंजेस आए हैं वो केवल ग्रामर में यानी व्याकरण में और केवल उनको बोलने में ही नहीं आए, उनका जो अर्थ है ना वो भी चेंज हो गया है। दैट मीन्स कि जो चेंजेस हैं वो केवल उनको बोलने में ही नहीं आया है, उनकी जो मीनिंग थी ना पहले वो भी आज चेंज हो गई है। ठीक है, टेक द टर्म हिंदुस्तान, अगर हम हिंदुस्तान का एग्जाम्पल लें, हिंदुस्तान हम किसे कहते हैं, अगर हम हिंदुस्तान का नाम लें तो क्या आता है माइंड में, यस प्राची आप बताइए, हिंदुस्तान मतलब क्या होता है? हाँ बोलिए बेटा। ये उत्कर्ष आप बताइए। मैम तो ये अगर हिंदुस्तान बोलेगा तो क्या आएगा माइंड में? मतलब मूवी भी देखते हो काफी जगह हिंदुस्तान बोला जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, हमें लगता है ना हमारी कंट्री की बात हो रही है, हमारी पूरी कंट्री की, हिंदुस्तान में ऐसा, हिंदुस्तान में ऐसा, तो हम क्या सोचेंगे, हमारे देश की बात हो रही है, ऐसा ही आएगा ना माइंड में। तो अब जो यहाँ हिंदुस्तान है ना, अब हमें इसका एग्जाम्पल क्यों दिया है, यानी कि जो हिंदुस्तान है ये भी पहले के टाइम पे कुछ और मतलब था इसका, और आज के टाइम पे चेंज हो गया है, इसीलिए हमें इसका एग्जाम्पल दिया है। अब क्या था पुराने टाइम पे, इसका मतलब हम ये देखते हैं। टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई हमारे सामने हिंदुस्तान बोलेगा ना तो हम आज के टाइम पे क्या कहेंगे, हमारे देश की बात हो रही है, भारत की, इंडिया की, द मॉडर्न नेशन स्टेट, हमारे आज का जो भारत है, हमारा मॉडर्न भारत, हमारा आधुनिक भारत, उसकी बात हो रही है। When the term was used in the 13th century by मिनहाज ए सिराज, लेकिन जब 13th सेंचुरी में मिनहाज ए सिराज एक क्रॉनिकलर था, क्रॉनिकलर क्या होता है, ये भी हिस्टोरियन है, हिस्टोरियन का सिमिलर है। ठीक है, क्रॉनिकलर मीन्स भी हिस्टोरियन होता है, इतिहासकार जो हिस्ट्री लिखता है। तो क्या हुआ था, जब 13th सेंचुरी में मिनहाज ए सिराज ने वो रोट इन पर्सियन, जो कि फारसी भाषा में यानी फारस की भाषा में लिखता था, he meant the areas of पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। तो अब हमें क्या बताया गया है कि आज के टाइम पे कोई हिंदुस्तान बोले तो हम समझेंगे हमारा देश, लेकिन 13th सेंचुरी में मिनहाज सिराज जो था, जब उसने अपने लेख में जो वो लिख रहा था, उसने अपने लेख में हिंदुस्तान लिखा था, तो उसने पता है किसके बारे में हिंदुस्तान लिखा था,
वो पंजाब को, हरियाणा को और गंगा यमुना के बीच की जो जमीन है, केवल इसे हिंदुस्तान कहता था। जो बाकी भारत का पार्ट बच गया उसे हिंदुस्तान नहीं कहता था। ठीक है, तो केवल वो पंजाब को, हरियाणा को और गंगा यमुना के जो बीच की जो जमीन है उसे हिंदुस्तान कहता था। और अगर हम आज के टाइम की बात करें तो आज तो हम पूरी कंट्री को हिंदुस्तान समझते हैं। ठीक है, he used the term in a political sense for lands that were a part of the dominations of the दिल्ली सुल्तान। अब उसने ये क्यों प्रयोग किया था पता है आपको? क्योंकि जब 13th सेंचुरी चल रही थी तो हमारे भारत पर दिल्ली सल्तनत उसे दिल्ली सल्तनत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय सुल्तान राज कर रहे थे यहाँ पर। आप सभी में से अगर किसी को ध्यान हो, आपने टीपू सुल्तान का नाम सुना होगा, रजिया का नाम सुना होगा, रजिया बेगम। तो ये सारे इसी वंश से हैं सुल्तान, जो कि हम सेकंड चैप्टर में रीड करेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो जब ये जो मिन्हाज सिराज है, जब 13th सेंचुरी में जब ये लेख लिख रहा था, मिन्हाज सिराज ने ही उनके बारे में लिखा है, उन राजाओं के बारे में। तो जब ये लिख रहा था तो इसने जितने भी एरिया सुल्तान के अंडर में थे उन सभी को हिंदुस्तान कहा था, और उनके अंडर में केवल इतने ही एरिया थे, हरियाणा, पंजाब और गंगा यमुना के बीच की जमीन। बाकी एरिया जो थे वो उनके अंडर में नहीं थे। ठीक है, he used the term in a political sense for lands। अब उसने ये पॉलिटिकल सेंस में यूज किया था, राजनीति के क्षेत्र में। हमारे अंडर में है, हमने जीता हुआ, यानी कि हम पॉलिटिकली हमारा उसके ऊपर अधिकार है। तो उसने किस सेंस में यूज किया था? पॉलिटिकल सेंस में, क्योंकि ये इतने एरिया दिल्ली सल्तनत के अधिकार में थे। जो दिल्ली सल्तनत थी उसके अंडर में थी इतने एरिया, तो उसने इतने एरिया को ही हिंदुस्तान कहा है। The areas included in this term shifted with the extent of the sultanate, but the term never includes South India। अब आगे टाइम बढ़ता गया, दिल्ली सल्तनत के अंडर में और क्षेत्र भी आते गए और एरिया आए। जैसे कि हमने पहले पढ़ा, पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच की जमीन थी, तो दिल्ली सल्तनत जब तक राज्य कर रही थी और एरिया भी इंक्लूड हुए। लेकिन साउथ इंडिया, जो आज के टाइम पे आप साउथ इंडिया कहते हैं, यानी दक्षिण भारत हमारा, वो कभी इंक्लूड नहीं हुआ उसमें, दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, यानी हिंदुस्तान उस समय में जो हिंदुस्तान कहा जाता था दिल्ली सल्तनत के अंडर आने वाले एरिया को, तो दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली के सुल्तान थे, उनके अंडर में दक्षिण भारत कभी भी नहीं आया। ठीक है, तो हम दिल्ली सल्तनत के बारे में सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे अभी अपने। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि जो हमारा ये दक्षिण भारत है, ये कभी भी उनके अंडर में नहीं आया, मतलब वो इस एरिया को कभी भी नहीं जीत पाए। अब आगे बढ़ते हैं। By contrast, in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna, and the culture of the inhabitants of the subcontinent। अब आगे क्या हुआ फिर? इस बाय कंट्रास्ट, यानी इसके अपोजिट में अगर हम देखें 16th सेंचुरी में, यानी 16वीं शताब्दी, यानी जिस टाइम में 15 एरा चल रहा था, तो बाबर ने हिंदुस्तान वर्ड का इस्तेमाल किया था। अब क्यों किया इसने? मिन्हाज सिराज ने तो गंगा यमुना के बीच की जमीन और पंजाब और हरियाणा के लिए किया था। अब बाबर ने क्यों किया? क्या बाबर ने भी उनको ये सेम कॉपी कर लिया? नहीं। अब बाबर ने किस लिए यूज किया हिंदुस्तान को? उसने भारत की ज्योग्राफी, यानी यहाँ का जो पैटर्न है ना, जमीन किस टाइप से बनी है, जिसे ज्योग्राफी कहा जाता है, यानी भूगोल। हमारी अर्थ स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में जितनी भी चीजें पाई जाती है उसको हम ज्योग्राफी के अंडर पढ़ते हैं। तो उसने यहाँ की ज्योग्राफी को द फौना, अब ये फ्लोरा एंड फौना जिसके बारे में आप साइंस में पढ़ेंगे अपनी 7th क्लास में, फ्लोरा एंड फौना। तो जो फौना है रिफर्स फॉर प्लांट वर्ल्ड, सॉरी एनिमल वर्ल्ड, एंड जो आपका फ्लोरा आता है दैट रिफर्स फॉर प्लांट वर्ल्ड। तो फ्लोरा एंड फौना क्या होता है ना, हमारे भारत में जितने जंगल पाए जाते हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, फ्लोरा एंड फौना। तो जो फ्लोरा है आपका वो प्लांट वर्ल्ड दिखाता है, एंड फौना क्या दिखाता है? एनिमल वर्ल्ड। ठीक है, तो उसने यहाँ की ज्योग्राफी को, फौना यानी एनिमल वर्ल्ड को, एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कंटिनेंट, और यहाँ का जो कल्चर था, यहाँ के रीति रिवाज, और साथ ही यहाँ का इनहेबिटेंस यानी यहाँ का आवास इस सब कंटिनेंट, यानी भारत का कल्चर, भारत का फौना, भारत की ज्योग्राफी, उसने इस सभी को किसमें कंक्लूड किया? हिंदुस्तान में। अगर उसे इन सबके बारे में बात करना होता था तो क्या बोलता था? हिंदुस्तान। ठीक है,
अब बाबर कौन था, बाबर के बारे में जानते हैं? यस मुस्कान, बेटा बाबर कौन था? नो मैम। नहीं पता। श्रेया आपको पता है बाबर के बारे में, बाबर कौन था? नहीं। अभिषेक आपको पता है बेटा? Yes, ma'am. कौन था बाबर? And the first king of the Mughal emperor. मुगल अंपायर का पहला राजा जो था वो बाबर था। अब अकबर का नाम तो सुना है सभी ने, Yes, ma'am. अकबर का सुना है या नहीं? Yes, ma'am. तो अकबर के दादाजी थे ये बाबर जी। अकबर के बारे Yes, में आप ma'am. सभी जानते हैं ना, अकबर के बारे में कितनी सारी मूवीज भी देखी होगी आपने। तो अकबर जो थे इनके दादाजी कौन थे? बाबर। अब बाबर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हमारा मुगल साम्राज्य है ना इन्हीं के साथ स्टार्ट होता है, जिसके बारे में हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो मुगल अंपायर के बारे में है। सॉरी थर्ड नहीं, फोर्थ चैप्टर। तो फोर्थ चैप्टर हम जो हमारा है वो मुगल अंपायर के बारे में है और हम उसमें इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी, तो हम पढ़ रहे थे जब बाबर ने 16th सेंचुरी में जब हिंदुस्तान शब्द प्रयोग किया तो किसके लिए किया था उसने? यहाँ की ज्योग्राफी, यहाँ के फौना यानी कि एनिमल वर्ल्ड एंड द कल्चर, और यहाँ की संस्कृति और यहाँ का आवाज, इन सभी के लिए उसने क्या प्रयोग किया था? हिंदुस्तान वर्ड। ठीक है, as we will see later in this chapter, this was somewhat similar to the way the 14th century poet Amir Khusro used the word Hind, while the India of a geographical and cultural entity like India. अब अगर हम बात करें इस चैप्टर के बाद, तो इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो जो हिंदुस्तान, एक बात और, आपने 6th में भी पढ़ा था कि यहाँ के लोगों को हिंदू कहा जाता था। जो हिंदू वर्ड है वो हमारे 6th क्लास में ही अराइज हो गया था। आपको पता है कैसे अराइज हुआ था? कौन बताएगा? यस मुस्कान आप बताओ। ऐसा इंडस इंडिया। निहारिका आप बताइए। यस श्रेया आप बताओ बेटा। मैम क्योंकि वो लोग इंडस रिवर के पास रहते थे। यस, जो हमारी जो सभ्यता है ना, सबसे पहली बार जो इंडस सिविलाइजेशन है वो इंडस नदी के आसपास हुआ था, तो इसीलिए यहाँ की जो सभ्यता है उसे सबसे पहले इंडस सिविलाइजेशन नाम दिया गया। और फिर क्या हुआ, इसे पहले लोग हिंदू हिंदू कह के बुला, सिंधु कहते थे, और सिंधु के बेस पे ही क्या नाम बन गया? सिंधु नदी के किनारे बसा था ना हमारा भारत। इंडस वैली को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है ना, क्योंकि ये सिंधु नदी के आसपास बसी हुई है। लेकिन आज के टाइम पे सिंधु नदी हमसे छिन गई है। कहाँ चली गई है वो? पाकिस्तान में। तो जो हमारा जो सबसे पहले जो सिविलाइजेशन हुई थी ना, सबसे पहला जो नगर बसा था, सबसे पहली सिटी कहाँ फॉर्म हुई थी? सिंधु नदी के पास। तो उसी सिंधु के कारण यहाँ के लोगों को सिंधु सिंधु से हिंदू कहा जाने लगा था। तो हिंदू वर्ड तो तभी अराइज हो गया था। हिंदुस्तान अब हमने पढ़ लिया था, तो हिंदुस्तान है ये हमें यहाँ किसने प्रयोग किया था? सबसे पहले मिनहाज सिराज ने। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। उसके बाद उसके सेकंड टाइम किसने यूज किया? फिर बाबर ने। बाबर ने यहाँ की ज्योग्राफी को रिप्रेजेंट करने के लिए, यहाँ के फौना को रिप्रेजेंट करने के लिए हिंदुस्तान टर्म का प्रयोग किया। ठीक है, तो अब हमें क्या बताया था कि जब हम इस चैप्टर के बाद देखें, 14th सेंचुरी में अमीर खुसरो नाम का एक पॉइट आया था, कवि, जिसने इस पूरे वर्ड, मतलब जो वर्ड हिंद है इसका प्रयोग किया था, हिंद शब्द का प्रयोग किया था यहाँ की ज्योग्राफी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जो अमीर खुसरो है, जो कि 14th सेंचुरी में आया था, उसने इंडिया के कल्चर को, इंडिया की ज्योग्राफी को रिप्रेजेंट करने के लिए हिंद नाम दिया था। ठीक है, उसने हिंद नाम क्यों दिया था? क्योंकि जो हमारा जो भारत है वो एशिया कंटिनेंट में लाइज करता है, और एशिया कहाँ है? हिंद महासागर के पास। ठीक है, तो उसने क्या नाम दिया था इसे? हिंद। The term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associate with it today. लेकिन जैसा कि हम आज जानते हैं ना, इंडिया को हिंदुस्तान अगर कोई बोलता है तो हमारे लिए पूरी कंट्री आ जाता है। इसके लिए हम लड़ने को तैयार हैं, हमारा देश। पुराने टाइम पे ऐसी कोई मीनिंग नहीं थी उसकी। अभी हमने 3 एग्जाम्पल पढ़ लिए, कहीं भी ऐसी मीनिंग आ रही है? नहीं आ रही।
तो हम आज के टाइम पे क्या बोलते हैं, हमारा देश है, हमारी कंट्री है, भारत, हिंदुस्तान। लेकिन पुराने टाइम पे इस टाइप की मीनिंग नहीं थी। किसी ने क्या किया, किसी ने कुछ पार्टिकुलर क्षेत्र को हिंदुस्तान नाम दे दिया था, किसी ने यहाँ के ज्योग्राफी को और कल्चर को नाम दे दिया था। ठीक है, तो जिसके साथ हम आज जुड़े हैं ना, जिस मीनिंग के साथ हम आज जुड़े हैं, ऐसी कोई भी मीनिंग, इस टाइप की कोई भी मीनिंग पहले नहीं दी गई थी। चलिए, अब ये तो था हिंदुस्तान का एग्जाम्पल कि उसकी मीनिंग चेंज होती गई कैसे, टाइम टू टाइम, मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम कैसे चेंज होती जा रही थी। हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स दे यूज। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हिस्टोरियन होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, उन्हें हिस्ट्री लिखते टाइम केयरफुल रहना पड़ता है। क्यों रहना पड़ता है? क्योंकि हम जैसा कि पढ़ रहे हैं कि जो वर्ड है उनकी मीनिंग चेंज होती जा रही है। ठीक है, दे मीन डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट। अब जो पुराने टाइम पे कुछ और मीनिंग थी, आज के टाइम पे कुछ हो गई है, कुछ और हो गई है। अब हम सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अ सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर। अब नेक्स्ट वर्ड हमें दिया है फॉरेनर। फॉरेनर कौन होता है? यस प्रशांत, आप बताइए। फॉरेनर, अगर कोई आपसे फॉरेनर बोलता है तो क्या आता है माइंड में, क्या सोचते हैं हम? कौन होता है फॉरेनर? मुस्कान, आप बताइए। लिव इन अदर कंट्री। जो पर्सन हमारी कंट्री का ना हो कि किसी और कंट्री का हो, उसे हम फॉरेनर बोलते हैं। हम कहते हैं फॉरेन से आया है, वो फॉरेन गया है। जो भी हमारे देश से किसी और कंट्री में चला जाता है, हम उसको बोलते हैं फॉरेन चला गया, यही बोलते हैं ना। तो पुराने टाइम पे फॉरेनर की मीनिंग कुछ और थी। इट इज यूज्ड टुडे टू मीन समवन हु इज नॉट एन इंडियन। आज के टाइम पे हम क्या प्रयोग करते हैं? जो हमारे इंडिया का ना हो। बट मेडिवल पीरियड में, यानी जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं अपनी मेडिवल पीरियड का अगर हम बात करें, तो मेडिवल पीरियड में फॉरेनर पता है कौन होता था? वॉज एनी स्ट्रेंजर वो अपीयर्ड स्टे इन द गिवन विलेज। अगर हमारे जहां हम रह रहे हैं ना, हम अगर एग्जांपल ले लें, हमारे गांव में कोई ऐसा आदमी आ गया जिसे हमने ना देखा हो ना सुना हो उसके बारे में, वो आ जाता है, तो हम उसको क्या बोलते थे? विदेशी आ गया, परदेसी आ गया। तो लेकिन हमारे आज के टाइम पे नहीं है ऐसा। ठीक है, क्या होता था मेडिवल पीरियड में? अगर कोई हमारे गांव से बाहर का कोई आदमी आ जाता था ना, बाहर से, अब सपोज दैट जैसे हम आज एग्जांपल ले लें कि गांव में दिल्ली या मुंबई से कोई आ गया, तो पहले के टाइम पे उसे क्या कहते थे? कि वो विदेशी है, फॉरेनर है। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं कहते। आज के टाइम पे कोई, अगर आपके घर से कोई दिल्ली चला गया तो आप उसको ये थोड़ी बोलोगे विदेश चला गया। कोई बॉम्बे चला गया तो ये थोड़ी बोलेंगे विदेश चला गया। वो केवल किसी फॉरेनर कहा जाता है जो इस कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में चला गया हो। ठीक है, बट पहले के टाइम पे क्या होता था? फॉरेनर किसे कहा जाता था? जो हमारे गांव का ना हो, हमारे एरिया का ना हो, हमारे ब्लॉक का ना हो, कहीं भी बाहर से आ जाए, उसे हम क्या बोलते थे? फॉरेनर। समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी और कल्चर। जो हमारे समाज का, हमारी संस्कृति का ना हो, हमारे कल्चर को जानता हो, ना हमारी सोसाइटी का पर्सन हो, तो हम उसे क्या कहते थे? ये एक फॉरेनर है, विदेशी है ये। इन हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन, एंड इन पर्सियन अजनबी। तो क्या होता था? इन्हें विदेशी, या और हिंदी में आपको दिया है परदेसी। गाना सुना होगा ना, परदेसी परदेसी जाना नहीं, तो उसमें भी वो फॉरेन थोड़ी चला जाता है, यही रहता है, लेकिन गाना गाया जाता है परदेसी परदेसी जाना नहीं। तो पुराने टाइम पे परदेसी पता है किसे कहा जाता था? जो हमारे एरिया का, हमारी सोसाइटी का ना हो, उसे हम क्या बोलते थे? फॉरेनर। बट आज के टाइम पे हम मॉडर्न हो गए, हमें पता लग गया कि फॉरेनर उसे ही कहा जाता है जो कंट्री को छोड़ के चला गया हो, हमारे एरिया को छोड़ के जाने वाला नहीं। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एरिया छोड़ के चला गया तो हम उसे फॉरेनर चाहिए। फॉरेनर कौन होता है? फॉरेनर कौन होता है? यस मुस्कान, बताइए कौन होता है फॉरेनर आज के टाइम पे? मैम, जो हमारे कंट्री का ना हो। जो हमारी कंट्री का ना हो, जो हमारी कंट्री छोड़ के चला गया दूसरी कंट्री में, दोनों को ही फॉरेनर कहते हैं। ठीक है, अ सिटी ड्वेलर therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner. A city dweller, या dweller means होता है निवासी, तो एक शहर से कोई आने वाला आदमी। therefore might have regarded a forest dweller, और साथ ही कोई जो जंगल वाले एरिया में रहता हो, जिन्हें हम आज के टाइम पे आदिवासी कहते हैं, ट्राइब्स,
ठीक है। तो इन सभी को पहले के टाइम पे यानी मेडिवल पीरियड में क्या कहा जाता था? फॉरेनर। बट टू पीजेंट लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरेनर। लेकिन हाँ, मेडिवल पीरियड में भी जो दो किसान एक साथ रहते थे एक ही गांव में, वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं होते थे। ठीक है, ऐसा मतलब दो किसान एक ही गांव में रहते हो, एक कुछ टाइम के लिए चला जाता था, थोड़ी देर बाद आ जाता था, तो उसे फॉरेनर नहीं कहते थे पहले वाले लोग भी। केवल उसे कहते थे जो नया बंदा आ जाता था। कोई भी नया न्यू पर्सन अगर आता था, एंटर होता था हमारी सोसाइटी में, तो हम उसे फॉरेनर कहते थे। ऐसा नहीं है कि हमारे एरिया से कोई चला गया तो हम उसे भी फॉरेनर कहते। ठीक है, तो एक ही गांव के दो पर्सन जो एक साथ रहते थे वो हमेशा आपस में एक दूसरे के लिए परिचित होते थे, फेमिलियर होते थे, एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं होते थे। इवन थू दे मे हैव हैड डिफरेंट रिलीजन्स और कास्ट बैकग्राउंड। मतलब आज अपने ही गांव में रहने वाले जो पर्सन हैं वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं होते थे, चाहे उनका रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड कोई भी हो, चाहे वो किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं होते थे। ठीक है, ये तो हमारा आज का ये जो टॉपिक था न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज। ठीक है, यानी इतिहासकार और उनके सोर्सेज, वो किसके थ्रू हिस्ट्री लिखते थे। जो हमारे हिस्टोरियन थे वो किसके थ्रू हिस्ट्री लिखते थे, ये हम किस में पढ़ेंगे? वो अपन अगले टॉपिक में। ठीक है, तो आई होप जितना हमने पढ़ा है सभी को समझ आ गया होगा। यस मैम। समझ आ गया सभी को? यस मैम। चलिए क्वेश्चन लेते हैं फिर। मैम यस, किसी को कोई डाउट? मैम सेकंड मैप का पर्सन है मैम, उसका नेम एक बार बता दीजिए। सेकंड जो आपका लिखा है, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए साइड में दिया हुआ है। जो आपका सेकंड मैप है ये एक फ्रेंच का क्रॉनिकलर था, फ्रेंच का कार्टोग्राफर था। कार्टोग्राफर मैंने आपको बताया था जो मैप ड्रॉ करता है उसे कहते हैं। तो इसका क्या नाम था? गुलिवंस डी इल्स्ले। ठीक है, गुलिवंस डी इल्स्ले। और इसके अलावा और किसी को कोई डाउट है? ये आपको बेटा दोबारा रिवाइज भी करना है, और दूसरा आपको ये जो हमने पढ़ा है आज टॉपिक, इसको रिवाइज करना है। यह सब जितना हमने पढ़ा है वो सभी को समझ आ गया होगा। यस मैम। अब ये सेशन कंप्लीट होने के बाद, अब जब जैसे ही मीटिंग एंड होगी हमारी, तो आप सभी लोग रिवाइज करेंगे ताकि हमें समझ आ जाए। ठीक है, यस प्रशांत, आपको बताना है जो हमारे हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे, उनके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी जब वो हिस्ट्री लिखते होंगे। किस टाइप की प्रॉब्लम अराइज होती है उनके सामने? यस, कौन बताएगा? श्रेया आप बताइए। मैम वो लैंग्वेज नहीं समझ पाते थे दूसरे, मतलब जो पहले हिस्ट्रियंस थे उनकी। यस, इसके अलावा और कोई पॉइंट? अलका आप बताइए। लैंग्वेज नहीं समझ पाते थे। बेटा आपकी आवाज ही नहीं सुनाई देती, आप इतना स्लो बोलते हो। लैंग्वेज नहीं समझ आती। यस मुस्कान आप बताइए। उसकी लैंग्वेज एंड वैकुलरी। लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी नहीं समझ आती होगी। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको ये बताना है कि जो हमारे दोनों मैप्स हैं, मैप 1 एंड मैप 2, इन दोनों में क्या चेंजेस है, क्या डिफरेंट है दोनों में। ये आकृति आप बताओ।
आकृति बताइए। मैम फर्स्ट वाला मैप टेढ़ा है, टेढ़ा है या उल्टा है? उल्टा है। हाँ। और सेकंड वाला मैप मैम सीधा ही है। यस रत्नेश, आप बताइए दोनों में क्या डिफरेंस है? निहारिका। फर्स्ट वाला मैप बस आप लोगों को यही चीजें दिखी कि एक उल्टा एक सीधा है। उसमें बेटा एक डिफरेंस और है, एक कौन सी सेंचुरी में बना, दूसरा कितनी सेंचुरी बाद बना, ये भी तो डिफरेंस होता है उनमें या नहीं होता? कितने टाइम बाद बना, दूसरा जो दूसरा मैप है किसने बनाया, एक पहले वाला मैप किसने बनाया, ये भी डिफरेंस है। ऐसा थोड़ी है कि दोनों पर्सन ने बनाया है। यस अलका, आप बताइए। चलिए मुस्कान, आप एक क्वेश्चन बताइए कि जो हमारा हिंदुस्तान जो वर्ड है उसमें क्या चेंज है, मेडिवल पीरियड में क्या था और अब क्या हुआ है? मेडवल में वो सिंधु नदी से आया था, नदी के दिवस कम हुआ था। चलिए हमारा जो टाइम है ये कंप्लीट हो चुका है आज का। ओके, गुड बाय एवरीवन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैम गुड बाय। कल सभी को 12 बजे आना है, 12 बजे लॉग इन करना है।